नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है प्रधानमंत्री के हाल ही में दिए संसद में भाषण की, जिसमें उन्होंने कोविड जैसी सिचुएशंस के बारे में देश को चेताया है। सदन के अंदर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, प्रधानमंत्री का सदन में भाषण हुआ। वो एक तरह का राष्ट्र के नाम संबोधन अधिक था, क्योंकि वो देश को संबोधित ही कर रहे थे सदन के मार्फत। सदन को बताना, देश को बताना था कि सिचुएशंस कैसी हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो भाषण में कोविड जैसी सिचुएशन का जिक्र किया है, वो ईरान इजराइल युद्ध से कैसी बनती दिख रही हैं। क्या इस युद्ध के अंदर कोई सीज फायर के आसार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की आज डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत का कोई मायना नहीं है? क्या हाल ही में ट्रंप के द्वारा सीज फायर अनाउंसमेंट कोई मायना रखता भी है? या फिर आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक लंबे युद्ध के मैदान में, वैसे ही जैसे ईरान इराक वॉर 8 साल चला, या फिर अफगानिस्तान वॉर लगभग 20 साल चला, वैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है? अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उत्पन्न हुआ संकट भारत के लिए कितना भीषण हो सकता है और दुनिया के ऊपर इसके क्या असर पड़ रहे हैं, आज उसका व्यापक विश्लेषण हम अपने सेशन में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को भी सुनाएंगे, बताएंगे, साथ ही साथ इससे जो उन्होंने मुद्दे जरूरी छुए हैं उन सबका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंसमेंट यह है कि एसएससी का हाल ही में रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर आ गया है 2026-27 के एग्जाम के लिए। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उन सब के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के साथ साथ, क्लोजिंग डेट्स के साथ साथ, मंथ ऑफ एग्जाम का भी इसमें टेंटेटिव टाइम दे दिया गया है। एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर तमाम प्रकार के पदों के लिए यहां पर जानकारी दी गई है। ऐसे में इन एग्जाम्स को ध्यान में रख करके मैंने एक बहुत अच्छी किताब तैयार करवाई है, जो एसएससी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सिद्ध होगी। अप टू डेट है, तमाम प्रकार के फीचर्स जो आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, गागर में सागर सहित सारे फैक्ट्स रीचेक्ड, रीवेरिफाइड, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से कंफर्म्ड। अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो यह बुक आज मेरे हाथ में है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, आपके वीडियो के नीचे लगे हुए यूट्यूब स्टोर से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, इन सभी को कवर करते हुए तैयार किया है। यह बुक पूरी तरह हिंदी में उपलब्ध है और सबसे अल्टीमेट बात है कि यहां पर जहां जहां जरूरी है वहां पर चीजों को हाईलाइट किया गया है प्रॉपर तरीके से, बॉक्सेस के थ्रू। मतलब जो जानकारी आपको कम समय में बहुत अच्छे लेवल पर चाहिए, हमें लगता है कि आप इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको कम समय में ज्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इस बुक के लिए लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। साथ ही साथ बढ़ते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि भविष्य में आप तक अपडेट पहुंचते रहें। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंगलवार को राज्यसभा को 21 मिनट तक संबोधित किया गया। चर्चा की गई कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है, यह चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी सामान की सप्लाई पर असर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अंदर जो भाषण दिए, उन भाषणों के अंदर प्रमुख जानकारियां जो दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि गवर्नमेंट फिलहाल स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को ध्यान में रख करके काम कर रही है, नंबर 1। दूसरा, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स बना दिए गए हैं जो लगातार एक दूसरे से मुलाकात करते रहेंगे। साथ ही साथ 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं जो कि कल के दिन तैयार किए गए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी असुविधा हमारे देश के अंदर चीजों को लेकर ना हो। इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पर मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ काम को सामंजस्य बनाए रखने के लिए बातचीत करती रहेंगी। साथ ही साथ चूंकि हमारे देश का अधिकांश समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों के माध्यम से होता है, हमारे देश का 90% जो जहाज है, व्यापार के लिए जो यूज होने वाला जहाज है, वो विदेशी है। वर्तमान स्थितियों को देखकर अब भारत अपने जहाज निर्माण करेगा। इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का शिप बिल्डिंग के लिए एक बजट निकाल दिया गया है। साथ ही साथ भारत को वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, तमाम क्षेत्रों में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। देश को यह संबोधित करते हुए इन्होंने
अपनी तरफ से जानकारी दी। साथ में यह भी बताया कि देश के पास बीते कुछ दिनों में काफी जगह से ऑयल और एलपीजी पहुंचा है और सरकार इस चीज को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत कर रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो स्थिति यहां उत्पन्न हुई है वो कतई सही नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया विरोध करता है सिविलियंस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जगहों पर होने वाले अटैक्स को हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ भारत सेफ पैसेज जो इंडियन शिप्स के यहां से हो सकते हैं उनकी डिमांड करते हैं। साथ ही साथ इंडिया सजेस्ट करता है कि बातचीत के रास्ते इस युद्ध को खत्म किया जाए और सभी पार्टीज पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। सरकार ने अगेन अपने स्तर पर कूटनीति को महत्व देने की बात की और कहा कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रभावित होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल भी लोकसभा को यह जानकारी अपने मार्फत दी थी और वहां जानकारी चलते हुए उन्होंने कोविड-19 जैसी सिचुएशंस का हवाला दे दिया था। प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में जो जानकारी दी गई थी वो 25 मिनट की जानकारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में जो हालात बने हैं उनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहने की आशंका है। ऐसे में हमें तैयार रहने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अतः फिर से उसी तरह की तैयारी रहने की आवश्यकता है। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें चुनौती का मुकाबला करना होगा। जब प्रधानमंत्री ने कोरोना से तुलना कर दी तो एक बार आपको मैं फिर से कोरोना याद दिला देता हूं कि कितना घातक था। अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए, जीवन के लिए तो था ही था, देश की तबीयत के लिए कितना नुकसानदायक था याद दिलाता हूं। साथियों, कोविड-19 आज से 6 साल पहले एक कोइंसिडेंस कहा जाएगा कि जिस दिन आप और हम ये सेशन कर रहे हैं आज 24 मार्च है। 24 मार्च 2026 को फिर से कोविड जैसी सिचुएशन की बातें प्रधानमंत्री ने की हैं। पिछली दफा 6 साल पहले आज ही के दिन 24 मार्च 2021 को देश में पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। 6 साल के अंदर फिर से वो साइकिल दोबारा से हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। साथियों, कोविड-19 महामारी वर्ष 2019 में चाइना की वुहान लेबोरेटरी से क्लेम किया गया कि निकली थी, लेकिन पूरी दुनिया इसके कब्जे में आती चली गई। धीरे धीरे लॉकडाउन और जगहों पर सन्नाटा और दुकानों पर बंदी के नोटिस लगते चले गए। घरों पर रहने की हिदायतें दी जाना शुरू हुई। तमाम प्रकार के ट्रांसपोर्ट रुक गए, कल कारखाने रुक गए, जो जहां था वो वहीं की वहीं अटक गया। परिणाम निकला जीडीपी का नुकसान। जो अर्थव्यवस्था लगातार दौड़ रही थी लगभग 7-8% सालाना की दर से, वो एक साल में ही 5.8% की दर से गिर गई थी। भारत को उससे उबने में, उससे बाहर निकलने में लंबा समय लगा। वी शेप ग्रोथ कर्व बाद में बनकर आया। ग्लोबल जीडीपी ओवरऑल 3.1% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। वर्ष 2020 के अंदर इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ था। जीडीपी का कॉन्ट्रैक्ट होना हुआ, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, गरीबी बढ़ी, साथ ही साथ बहुत सारे छोटे बिजनेसेस प्रभावित हुए। परिणाम निकला कि टूरिज्म और ट्रैवल जैसी चीजें बुरी तरह प्रभावित हुई और स्टॉक मार्केट का तो कहना ही क्या है। उस दौर में भी ऑयल की प्राइसेस ने दुनिया को बड़ा थकाया था। काफी सारे सेक्टर्स, चाहे सेवा क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, कृषि हो, इन सब पर गहरा असर था। बेरोजगारी का आलम चढ़कर था, नौकरियों को बड़ा नुकसान हुआ था और तरीके से अगर देखा जाए तो डिमांड भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। भारत सरकार को उससे निपटने के लिए उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज घोषित करना पड़ा था, जिससे भारत ने तमाम प्रकार से प्रवासियों के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं निकाली। लिक्विडेशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने योजनाएं निकाली, एमएसएमई सेक्टर के अंदर योजनाएं निकली, तमाम प्रकार के राहत पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया। परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ भारत ने साल भर के अंदर वी शेप रिकवरी देखना शुरू कर दिया था। जब 2020 में यह हालात थे और आज जब हम 2026 में हैं और वैसी ही बातें हो रही हैं, तो रिजेंबलेंस क्या है? रिजेंबलेंस यह है कि कोविड के काल में पेट्रोल, डीजल या क्रूड जो था वो इतना सस्ता हो गया था कि खरीदार नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही थी। लोग घरों में दुबक कर बैठे थे, व्हीकल्स चलाने के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जो सप्लाई थी वो चरम पर थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। इस बार उलट है, सप्लाई ही नहीं है, डिमांड चरम पर है, तो स्थितियां वहीं की वहीं खड़ी हो गई। डिमांड और सप्लाई का गैप फिर से खड़ा हो गया। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग आधा पूरा करता है।
85% भारत की जो ऑयल तेल पर निर्भरता है वो इंपोर्टेड तेल पर है, और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व काफी ऊपर है। इसके चलते ही अगर तेल का आना महंगा होता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो ओवरऑल देश के अंदर सामान महंगे होने लगते हैं, तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। प्रीमियम पेट्रोल फिलहाल महंगा हो चुका है, एविएशन फ्यूल में महंगाई साफ दिख रही है। तमाम चीजों की वजह से ओवरऑल प्राइसेस आम व्यक्ति के जेब पर महंगी आकर पड़ती हैं। जहां तक बात हो भारत में जॉब्स की, तो भारतीय जो विदेश में रहते हैं, लगभग 1 करोड़ के अधिक भारतीय इस समय वेस्ट एशिया के अंदर तमाम देशों में काम कर रहे हैं। भारत सरकार 3.5 लाख के आसपास लोगों को लाने में सफल रही है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो इतने सारे भारतीयों का लाना न केवल एक संकट होगा, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी चोट होगा, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी संप्रेषित धन, जिसे आप रेमिटेंस बोलते हैं, वो प्राप्त करने वाला देश है। ऐसे में अगर भारत की कुल $135 बिलियन का जो रेमिटेंस हम प्राप्त करते हैं, उसमें से लगभग 40% यानी कि $50 बिलियन के आसपास हम खाड़ी देशों से प्राप्त करते हैं, वो सीधा सीधा बाधित हो जाएगा। लगभग $100 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है खाड़ी देशों को, वो बाधित हो जाएगा। इन सब से भारत का कुल मिलाकर के फॉरेक्स रिजर्व घटने लगेगा, यानी कि केवल तेल ही नहीं, तेल के अलावा भी भारत वहां से बहुत कुछ करता है, यानी व्यापार के माध्यम से, रेमिटेंस के माध्यम से हमारा खाड़ी से बड़ा व्यापार होता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल योगदान की बात की जाए तो खाड़ी इटसेल्फ 15% जीडीपी को डायरेक्ट हिट करती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से भारत के लिए यह रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक बात हो तेल की, क्रूड ऑयल की, ये तो सब कुछ दिखने वाली बातें हैं, लेकिन भारत यहां से फर्टिलाइजर भी प्राप्त करता है। दुनिया का जो सल्फर, नाइट्रोजन, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं फर्टिलाइजर्स के, उनमें से 40 से 45% वैश्विक रूप से फर्टिलाइजर सप्लाई का जो इंग्रेडिएंट है वो खाड़ी से सप्लाई होता है। अगर वो बाधित होता है तो दुनिया भर में फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, किसानों को फसल बोना महंगा पड़ता है, और अल्टीमेटली फसल की बुवाई अगर कम होती है तो खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होती है। देश के अंदर देश के खाद्यान्न की श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ भारत के जब रिजर्व घटने लगते हैं तो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होना शुरू करता है। हाल ये है कि डॉलर के सामने रुपया ऑलमोस्ट 94 रुपए तक पहुंच चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7 बिलियन घट चुका है, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट को कम आंकना ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। भारत के विदेश के साथ व्यापार लगातार घटते दिख रहे हैं। फरवरी के अंदर ही हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $3.96 बिलियन था, जो कि भविष्य में बढ़ता दिखेगा। रेमिटेंसेस प्रभावित होते दिखेंगे केवल और केवल इनके द्वारा किए गए प्रयासों से। न केवल इन्होंने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया, बल्कि युद्ध को इस तरह चढ़ा दिया कि अब वो रुकने के आसार दिख नहीं रहे हैं। इनके द्वारा सीज फायर का अनाउंसमेंट भी कुछ कर नहीं पाया। अभी भी इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं जब आप और हम सेशन कर रहे हैं। चर्चा चल रही है कि अमेरिका कुछ ऐसी तैयारी में है कि वो ग्राउंड फोर्सेस उतार सकता है। 4500 से अधिक यूएस ट्रूप्स इस क्षेत्र में एंट्री कर रही हैं। हालांकि ये कयास है, कुछ मीडिया हाउसेस ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ऐसा मैं दावा अभी नहीं करता हूं। ईरान इजराइल के चलते इस युद्ध में तमाम प्रकार के प्रभाव ईरान की वजह से और अमेरिका की वजह से दुनिया को असर डाल रहे हैं। दुनिया के असर के चलते अब रिकमेंड किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करिए, लोगों से कहिए कि वो एयर ट्रैवल करना बंद करें। साथियों, यहां पर आप देखें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिकमेंड किया है कि दुनिया भर के देश वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करने की कहें, हाईवे की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दें ताकि डीजल की खपत कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें, कार शेयरिंग को बढ़ावा दें, कमर्शियल व्हीकल्स की एफिशिएंसी को बढ़ावा दें, एलपीजी के सपोर्ट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव तरीके विकसित किए जाएं, एलपीजी के लिए इलेक्ट्रिक ओवन तवों का इस्तेमाल किया जा सके तो वो किया जाए, यानी कि अल्टरनेट सोर्स पर काम किया जाए। यही कारण है कि ये दुनिया भर में ये रिकमेंडेशंस काम कर रही हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम चला रहा है। श्रीलंका ने 4 दिन का 1 हफ्ते में वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर इस समय हालत उसकी खराब हो रही है। मालदीव्स के अंदर 30% उनके जो टूरिस्ट हैं वो घट चुके हैं। जापान ने अपना सबसे अधिक ऑयल रिजर्व पहली बार रिलीज किया है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था। साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। चाइना की वो उसको इसलिए कैंसिल कर दी ताकि अपने देश की महंगाई से निपट सकें। तमाम देश अपने अपने स्तर की लड़ाइयों में बिजी हो चुके हैं। एशिया के वो देश
जो तेल पर खाड़ी पर निर्भर थे, उन्हें अब अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। कुल जमा अर्थ यह है कि क्या यह वैश्विक मंदी की तरफ इशारा है? इस पर मैंने बातें बाजार की चैनल पर आज से 5 दिन पहले एक सेशन करके बताया था कि क्या मंदी आने वाली है। उसमें भी हमने ये सारी बातें डिकोड करने का प्रयास किया था, क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां अगर महंगी हो गई, महंगाई बढ़े और ग्रोथ ना बढ़े, ये स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन अल्टीमेटली मंदी की तरफ जाती है। यही बात प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर संबोधित करते हुए कही है। तो क्या इसका कोई समाधान सुझाया है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री का कहना है कि फिलहाल भारत 41 देशों के साथ ऑयल खरीदने की चर्चा में लगा हुआ है। साथ ही साथ गैस और तेल संकट से निपटने के लिए हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उन देशों के साथ भी बातचीत में है जिनसे हम अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं। वैकल्पिक स्रोतों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। किसानों के लिए हमने अपना यूरिया उत्पादन 6 यूरिया प्लांट शुरू करके उसको बढ़ा दिया है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास जारी हैं। हम तमाम प्रकार से भारतीयों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। पावर सप्लाई के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक किया हुआ है। एनर्जी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम अपने लिए एक ऐसा ग्रुप बनाए हैं जो पूरी तरह से इस आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करे। न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का स्टेबलाइजेशन फंड अनाउंस किया है ताकि इससे चुनौती से बचा जा सके। ब्लैक मार्केट जो एलपीजी का हो रहा है उससे निपटने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाकर उसको चेयर किया और इस स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने की कहा, दूसरे देशों से फर्टिलाइजर मंगवाने के लिए कहा और आयात के नए स्रोत तलाशने के लिए आदेश दिया गया। ऐसे ही क्रम में अमेरिका से हमें एलपीजी और रूस से क्रूड मिला और हाल में पता चला है कि ईरान से भी लगभग 5 मिलियन बैरल तेल जो है रिलायंस के द्वारा परचेज किया गया, यानी कि वैकल्पिक स्रोत तलाशे जा रहे हैं। रही बात एलपीजी की, तो एलपीजी के लिए कुछ नवाचार हुए हैं, जैसे बीपीसीएल ने हाल ही में एलपीजी एटीएम गुड़गांव में शुरू किया है ताकि 2 मिनट के अंदर वो अपना ऑर्डर रिफिल करके दे सके। हालांकि ये एक ऑप्शन क्रिएट किया गया है, सप्लाई को बढ़ाया नहीं गया है। ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ राज्य सरकारों को 20% अलोकेशन जो कमर्शियल एलपीजी का है वो देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें अपने होटल और रेस्टोरेंट्स को चलाने के अंदर सप्लाई को सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। एविएशन सेक्टर के अंदर जो डोमेस्टिक फेयर कैप लगा हुआ था वो हटा दिया गया है क्योंकि प्राइस स्काई रॉकेट हो रखे हैं। साथ ही साथ जो प्रीमियम कीमत है पेट्रोल की, उसके अंदर 2 रुपए का इजाफा देखा गया है। प्रीमियम पेट्रोल 2.18 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके चलते काफी सारे ट्रांजैक्शंस महंगे होंगे क्योंकि क्रूड ओवरऑल महंगा हो रहा है। पेट्रोल का हालांकि 3 से 4% ही प्रीमियम पेट्रोल है, जो कि जो लोग अफोर्ड करना चाहते हैं वो इसे अफोर्ड कर रहे होते हैं। इस बात से अब इस जो सरकारी प्रयास है इस पर विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष देश के बने हुए हालात के लिए भारत की विदेश नीति के ऊपर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रयासों को पूरी तरह से कोसा गया और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने खमने की हत्या पर चुप रहे। भारत के प्रधानमंत्री लंबे समय तक कोई स्टैंड नहीं लिए। भारत के प्रधानमंत्री पर उन्होंने तमाम प्रकार के ये आरोप लगाए कि आप लोगों ने बिल्कुल साहिब बीवी गुलाम के अंदर गुलाम की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने साहिब ट्रंप बने रहे, बीवी नेतन्याहू बनी रही और भारत के हालात बिगड़ते रहे। ऐसा कहते हुए कांग्रेस ने भारत को 23 दिन बाद बोलने की इजाजत भी प्रधानमंत्री को तब मिली जब उन लोगों ने, यानी कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने कह दिया होगा। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा कल के दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी प्रेजेंट नहीं होंगे, वो अनाउंस कर चुके हैं। उनके प्रायर अरेंजमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, तो वो उसके लिए केरला जा रहे हैं। ये वो स्थिति है कि देश के अंदर निपटने के लिए जहां सभी पार्टियों को आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, देश किसी एक पार्टी का नहीं है। ऐसे में अगर सब दल मिलजुल कर एक देश भाव के साथ काम करते हुए दिखते हैं तो राष्ट्र के अंदर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इनका राहुल गांधी जी की व्यस्तताएं कुछ अधिक हैं, ऐसे में उन्होंने इसको बाईपास करने का प्लान किया है। खैर जो भी है, प्रधानमंत्री के साथ साथ फिलहाल कोरोना का जो रिलेवेंस है वो आप और हम में एक समझ विकसित जरूर करता है कि तमाम दावों के बीच में आप किसी भी प्रकार की फेक न्यूज का शिकार ना बने, किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसा देश के लिए ना होने दे जो भगदड़ का कारण बने। समझदारी से चलें तो अल्टीमेटली हम इस परिस्थिति से निपट पाएंगे। दुनिया का इकलौता देश भारत नहीं है जो इस स्थिति से पीड़ित हो रहा है। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में साउथ कोरिया, जापान जैसे देश भी इस पूरी स्थिति से निपटते समय चैलेंज फील कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा चैलेंज आया हुआ है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से जो सरकारी इंस्ट्रक्शंस हों उन्हें पूरी तरह, जब आपको फेयर नोट पर वो प्राप्त हो, उन्हें फॉलो करते चलें, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में एग्जाम का अनाउंसमेंट जो मैंने एसएससी का आपको बताया, अगर आप उसकी बुक लेना चाहते हैं तो अप टू डेट एकदम एग्जाम से रिलेटेड बुक मैंने आपके लिए तैयार की है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से और यूट्यूब लिंक से जो कमेंट बॉक्स में पिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।